वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 8वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम अप्रैल महीने के इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो आईमैक्स 2022 के बारे में है। आयंस यानी कि इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसमें आयंस के कई सारे देश हिस्सा लेते हैं। आयंस क्या है? आयंस देखिए 2007 में स्टैब्लिश किया गया एक फोरम है जहां पर इंडियन ओशन रीजन के आसपास के जो भी देश हैं वो इकट्ठा होते हैं, आपस में जो भी मैरीटाइम इश्यूज हैं उन पे चर्चा करते हैं, रिलेशनशिप को और बेहतर करते हैं। इंडियन ओशन रीजन में 2008 के फरवरी में न्यू दिल्ली में आयंस की पहली मीटिंग हुई थी और उसके बाद अभी ये जो आयंस की चेयरमैनशिप है वो फ्रांस के पास है। फ्रांस का जो ओवरसीज टेरिटरी है वो इंडियन ओशन रीजन में आता है, इसलिए फ्रांस भी आयंस का हिस्सा है। ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसके माध्यम से आयंस के जो देश हैं वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस या फिर डिजास्टर रिलीफ को लेकर आपस में कोऑर्डिनेशन को बेटर करते हैं। 25 मेंबर्स हैं आयंस में, जिनमें से 15 ने आईएमएक्स 2022 में हिस्सा लिया। जो हार्बर फेज था इस एक्सरसाइज का वो गोवा के मार्मुगांव पोर्ट पर हुआ, जबकि जो सेकंड फेज था वो अरेबियन सी में हुआ। कलेक्टिवली नेचुरल डिजास्टर को कैसे हैंडल करना है रीजन में और कैसे रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाना है, यही इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जो कि ज्यादातर एक्सरसाइजेस का ऑब्जेक्टिव हुआ करता है। 2017 में ये प्रश्न आया था आयंस के ऊपर। पहला तो यही था कि जो इनॉग्रल आयंस का सेशन था वो 2015 में हुआ इंडियन नेवी की चेयरमैनशिप पे। मैंने अभी आपको ये बताया कि 2008 में हुआ था, तो ये तो गलत हो गया। आयंस एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, ये तो सही है। तो बी इसका आंसर निकल के आएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज वरुणा के बारे में है। हाल ही में इसका 20th एडिशन हुआ। किसके किसके बीच में है ये जरूरी होगा? इंडिया और फ्रांस के बीच में। इमेजिन कर लीजिए कि आप इंडिया से फ्रांस उड़ के जा रहे हैं और जो वरुण देव होते हैं वो वायु के देवता होते हैं ना। तो यहां पर देखिए इंडियन और फ्रेंच नेवीज ने आपस में मिलकर बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। यह एक्सरसाइज 1993 से ही चल रही है, यद्यपि 2001 में इसे फॉर्मली नाम दिया गया वरुणा और ये एक एनुअल इवेंट बन गया। मैंने आपसे कई दफा कहा है एक्सरसाइजेस का एक बेसिक रोल होता है, वही हमेशा ही होता है, इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, आपस में मिलकर बढ़िया से काम कर सकें और म्यूचुअल कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, यही ऑब्जेक्टिव होता है। डेजर्ट नाइट 21 और गरुणा ये एयर एक्सरसाइजेस हैं फ्रांस और इंडिया के बीच में, और शक्ति ये आर्मी के बीच की जाने वाली एक्सरसाइज है। आर्टिकल ऑपरेशन उपलब्ध के बारे में है। आरपीएफ का इनिशिएटिव है जहां पे वो पैन इंडिया ड्राइव चला रहे हैं ब्लैक मार्केटियर के अगेंस्ट। ऑपरेशन उपलब्ध इस ऑपरेशन का नाम है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो टिकट्स वगैरह पहले ही खरीद के रख लेते हैं, उसके बाद उसे ज्यादा दामों पर बेचा करते हैं। ऐसे लोगों की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए ये इनिशिएटिव आरपीएफ ने चलाया है। ये पैन इंडिया लेवल की ड्राइव है जहां पे समटाइम्स वर्चुअल टूल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है रेलवे टिकट्स को खरीदने के लिए। उसके पहले ही ये टिकट्स बिक जाते हैं जबकि उसे जेन्युइन पैसेंजर्स एक्सेस कर पाएं। इस प्रकार के टिकट्स को वो प्रीमियम रेट पर बेचा करते हैं। इस प्रकार की एक्टिविटी को रोकने के लिए ही ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है ताकि इस प्रकार की एक्टिविटीज को रोका जा सके। आरपीएफ की बात करते हैं। आरपीएफ एक आर्म फोर्स है जिसे यूनियन ऑफ इंडिया हैंडल करता है। कुल मिला के ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते हैं। बेसिकली ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तहत। 1957 में इन्हें एक स्टैट्यूटरी फोर्स दे दिया गया अंडर अ लॉ। आरपीएफ जो है उसके पास बेसिकली रेलवे की प्रॉपर्टी की सेफ्टी की जिम्मेदारी होती है। अब रेलवेज वैसे तो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रन करता है, लेकिन वो जाते तो अलग अलग राज्यों और यूटी से ही हैं। इन दैट केस उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अलग एंटिटी ही बना रखी है आरपीएफ की रूप में जो इसके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हैं। आरपीएफ ने कई सारे इनिशिएटिव्स पास्ट में चलाए हुए हैं, उनका एक जिक्र यहाँ पे कर देता हूँ। मेरी सहेली इनिशिएटिव। कई बार महिलाएं जो ट्रेन के कोच हैं उसमें अकेले लंबी दूरी तक यात्रा करती हैं। इस दौरान बहुत जरूरी होता है कि उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। तो ऐसी महिलाएं जो अकेले यात्रा कर रही हैं या फिर जो वल्नरेबल है क्राइम को लेकर, उनके लिए सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है आरपीएफ के माध्यम से। जो आरपीएफ पर्सोनल्स होती हैं, बेसिकली जो फीमेल आरपीएफ पर्सोनल्स होती हैं, वो जाके उनसे कांटेक्ट करती हैं, उन्हें सारी चीजें समझाती हैं और कहती हैं कभी कोई दिक्कत हो तो हम यहाँ पे अवेलेबल है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ऑपरेशन अमानत। कई सारे लोग ट्रेन में अपना सामान भूल जाते हैं और जब आप भूल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सामान दोबारा कभी मिलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता। आरपीएफ का ये जो ऑपरेशन अमानत है वो इसके लिए काम करता है। अभी तक उन्होंने 23 करोड़ जो बिलोंगिंग्स हैं उनको 12,377 पैसेंजर्स को पहुंचाया है उनके वेरिफिकेशन के बाद जो अपना सामान ट्रेन में भूल गए थे। इसके अलावा आरपीएफ ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 139 भी स्टार्ट किया है, जहां पर किसी व्यक्ति को अगर ट्रेन की जर्नी के दौरान कोई ग्रीवांस आता है तो वो इस टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल करके अपनी परेशानियों को बता सकते हैं। फिर आता है मिशन जीवन रक्षा।
कई बार लोग रेलवे स्टेशन पर जल्दीबाजी में चलती हुई ट्रेन पे चढ़ते वक्त या तो फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, या कई बार उनका ट्रेन के पहियों में जाने का खतरा रहता है। इस दौरान आरपीएफ पर्सोनल्स अपनी लाइफ रिस्क में डालकर उन्हें बचाते हैं और अभी तक उन्होंने 1650 लाइफ्स को बचाया है। पिछले 4 सालों का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है अंडर मिशन जीवन रक्षा। ऑपरेशन नंबर प्लेट, कई सारी व्हीकल्स काफी लंबे समय तक रेलवे प्रेमाइस में खड़ी रहती हैं। वो व्हीकल्स किसकी हैं और किस आधार पर खड़ी हैं? पार्किंग लॉट्स या जो सर्कुलेटिंग एरियाज हैं, उन चीजों को मॉनिटर करने के लिए ऑपरेशन नंबर प्लेट चलाया गया था। ऑपरेशन थर्स्ट, रेलवे प्रेमाइस में कई बार अनऑथराइज्ड पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बेचा जाता है। इस चीज को रोकने के लिए ऑपरेशन थर्स्ट ये चलाया गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक बिल के बारे में है जिसके माध्यम से हम जो WMD है उसकी फंडिंग को रोकने का प्रावधान कर रहे हैं। WMD का मतलब होता है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मतलब ऐसे हथियार जिनका बड़ी स्केल पर नुकसान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने इंट्रोड्यूस किया इस वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल लोकसभा में। ये 2005 के एक्ट को अमेंड करेगा, दैट इज वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 2005 का जो है इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। देखिए अभी तक जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया जा रहा था कि हम इसे मैन्युफैक्चर नहीं होने देंगे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इसके लिए किसी भी प्रकार की फंडिंग भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए फंड कर रहा है तो उसे पनिश किया जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा। ये जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है इंडिया का कि हम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को रोकेंगे, उसी की दिशा में एक कदम है। 2005 में एक लॉ बनाया गया था जिसके माध्यम से हमने मैन्युफैक्चरिंग को बैन किया था और अब हम फंडिंग को रोक रहे हैं। फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए जाएंगे। यहां पर देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शन वाला प्रावधान है, जिसमें यह कहा गया है कि हम किसी भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए प्रयास करेंगे और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो वो देश सैंक्शंस वगैरह इनवाइट करेगा। इसके लिए देशों को प्रावधान करने होंगे कि वो कैसे उसे रोक रहे हैं। तो सभी देश अपने अपने हिसाब से कानून बनाते हैं। हमने भी इस कानून में सेक्शन 12A ऐड किया है थ्रू दिस अमेंडमेंट, जिसमें यह साफ किया गया है कि किसी भी प्रकार की फाइनेंसिंग को रोका जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे पनिश किया जाएगा या प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के बारे में है। इसके माध्यम से बहुत ही कम समय के लिए यंगस्टर्स को रिक्रूट किया जाएगा आर्मी में। प्लान तो नेवी और एयरफोर्स का भी है, बट शुरुआत आर्मी के साथ होगी। इसका मतलब यह होगा कि बहुत ही कम समय के लिए, जैसे कि 3 या 5 सालों के लिए यंगस्टर्स को आर्म फोर्सेस में हायर किया जाएगा। इस प्रकार के आइडिया को फॉर द फर्स्ट टाइम 2020 में इनिशिएट किया गया था लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, जिनका अब देहांत हो चुका है। यह वॉलंटरी एंगेजमेंट होगा, जो चाहे ज्वाइन कर सकता है। उनके लिए जरूरी नहीं कि वो परमानेंट बेसिस पर आर्मी को सर्व करें। कोई व्यक्ति हो सकता है जो परमानेंट आर्मी में नहीं जाना चाहता, लेकिन आर्मी के थ्रिल और एडवेंचर को फील करना चाहता है, तो वो जा सकता है 3 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए। शुरुआत इंडियन आर्मी से की जाएगी। जितने लोगों को रिक्रूट किया जाएगा, सपोज करते हैं 100 लोगों को रिक्रूट किया गया, तो 25% लोगों को 3 साल पे छोड़ दिया जाएगा और बाकी के 25% लोगों को 5 साल पे छोड़ा जाएगा। बाकी के जो 50% लोग होंगे वो अपनी रिटायरमेंट एज तक सर्व कर सकते हैं। यहां पर जो भी लोग 50% जो सोल्जर्स हैं जो 3 या 5 साल पे छोड़ दिए जाएंगे, वो नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। फर्दर कुछ मेडिकल बेनिफिट्स जो आम पर्सनल्स को मिलते हैं सर्विसेज छोड़ने के बाद, वो भी उन्हें फिक्स पीरियड तक दी जाएंगी ताकि वो इंसेंटिवाइज हों इन सर्विसेज में आने को लेकर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पिनाका मैक 1 इनहैंस्ड रॉकेट सिस्टम EPRS के बारे में है। आप इसे EPRS बोल सकते हो। DRDO ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर इसका सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया है EPRS का। पुणे बेस्ड जो DRDO की लेबोरेटरी है, RDE फुल फॉर्म है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, इन्होंने हैमरल के साथ मिलकर, यानी कि हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के साथ मिलकर इस पूरे EPRS को डेवलप किया। ये पिनाका वेरिएंट का अपग्रेडेड वर्जन है जिसका इस्तेमाल पिछली 1 दशक से हमारी आर्मी कर रही है। जो पिनाका मिसाइल्स होती हैं, ये लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम होता है जो एनिमी को क्लोज बैटल्स में अटैक कर सकता है। ये 45 किलोमीटर तक के टारगेट को बहुत इफिशिएंटली अटैक कर सकते हैं। इनफैक्ट 2019 में जो इसका एडवांस वर्जन तैयार किया गया वो तो 90 किलोमीटर तक की रेंज भी लेता है। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर होता है, मतलब एक व्हीकल में टोटल 12 रॉकेट्स होते हैं। इन 12 के 12 रॉकेट्स को विद इन 45 सेकंड लॉन्च किया जा सकता है। एक के बाद एक अचानक से बहुत मैसिव अटैक हो जाएगा। 40 किलोमीटर रेंज इसके मार्क 1 की थी
और 60 किलोमीटर रेंज मार्क 1 का जो इनहैंस्ड वर्जन था उसने अटैक किया। वही बात कारगिल वॉर में देखिए, सबसे पहली बार इसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिसने माउंटेन टॉप्स पे जाके हमला किया जो दुश्मन देश के सोल्जर्स थे उनके ऊपर। 2014 के बाद से हम हर साल लगभग 5000 पिनाका मिसाइल्स डेवलप करते हैं, जो हमारे देश की सिक्योरिटी को मजबूत करता है। मिसाइल्स एंड ऑल पे क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर डिफेंस सिस्टम में पूछा जाता है। थर्ड पे पूछा गया था 2018 के प्रीलिम्स में, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस क्या है, ये सिंपली सवाल ये था आपके लिए। एंड दैट इज एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम है जो आने वाली मिसाइल है उसे इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर देगा और देश की सिक्योरिटी करेगा। हमने हालांकि थार्ड की तुलना में S-400 को खरीदना उचित समझा है। S-400 थार्ड की तर्ज पर ही बनाया गया एक टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है, दोनों ही एक ही नेचर के हैं। तो S-400 हम रशिया से ले रहे हैं। थार्ड का इस्तेमाल कई सारे जो देश हैं वो करते हैं यूएसए से परचेज करने के बाद। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हेलिना के बारे में है। हेलिना ये एक्चुअली में हेलीकॉप्टर वर्जन है नाग मिसाइल्स का, मतलब वो नाग मिसाइल्स जिन्हें हेलीकॉप्टर से फायर किया जा सकता है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स होती हैं, मतलब हम इनका इस्तेमाल करके दुश्मन के टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अभी हाल ही में हेलिना को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है पोखरन से। नाग तो फंक्शनल है, हम उसका हेलीकॉप्टर वर्जन तैयार कर रहे हैं। इसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है, जो उनका मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम क्लस्टर है डीआरडीओ का, उसी के तहत इसे डेवलप किया गया है। तो हेलिना का मतलब तो आपको क्लियर ही है, मतलब वो नाग मिसाइल्स जिनको हम हेलीकॉप्टर से फायर कर सकते हैं। ये फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं। फायर करके भूल जाइए, वो अपने टारगेट को हिट करेंगे। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि जो ALH हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये 7 किलोमीटर की रेंज को कवर कर सकता है, सभी प्रकार के वेदर में, दिन में, रात में कैपेबल है बैटल टैंक्स को डिफीट करने में। फर्दर ये किसी भी प्रकार के चॉपर से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे वो आर्मी से एसोसिएटेड हो या एयरफोर्स से। वैसे एयरफोर्स में जिस नाग मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम ध्रुवास्त्र बोलते हैं। ठीक है, जो मिसाइल है वो डायरेक्टली हिट मोड में जाती है और उसके बाद टॉप से अटैक कर देती है जो भी उसका टारगेट है। इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर लगा होता है जो इसे बहुत ज्यादा एडवांस वेपन बना देता है, जो गाइडेड होकर अपने टारगेट को हिट करने की कैपेसिटी रखता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एंटी आर्मर लॉइटर एम्यूनिशन सिस्टम के बारे में है। शॉर्ट में आप इसे काम बोल सकते हैं। अभी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी ने इशू किया है कैनिस्टर लॉन्च्ड एंटी आर्मर लॉइटर एम्यूनिशन यानी कि काम सिस्टम के बारे में। काम सिस्टम होता क्या है? देखिए, एक समय ऐसा होता था ना कि जब वॉर में टैंक्स उतर जाते थे तो वो इनविंसिबल होते थे। 1971 के वॉर में भी जो पाकिस्तान है वो यूएस के द्वारा दिए गए टैंक्स के साथ उतरा था। इन दैट केस काफी थ्रेट फील होता था कि उन टैंक्स को कैसे जीता जाएगा, क्योंकि वो इनविंसिबल टाइप के होते थे। उनके ऊपर आप कोई मिसाइल मारो या फिर किसी और कोई और हमले करो तो फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो काफी ताकतवर होते थे। मिसाइल सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता था कि उन्हें एक बार में डिस्ट्रॉय किया जा सके और कम खर्चे वाला हो। इन दैट केस आप बहुत बड़ी मिसाइल एक टैंक के ऊपर बर्बाद करोगे तो वो भी फिजिबल नहीं होता। तो मतलब कुल मिला के काफी खतरनाक हो जाते थे टैंक्स। लेकिन धीमे धीमे कुछ ऐसे सिस्टम्स डेवलप किए गए जो इन टैंक्स को कम लीथर बनाते चले गए और अब ये टैंक्स भी काफी ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं। इन टैंक्स को हिट करने की व्यवस्था की जाती है। एंटी टैंक मिसाइल्स होती हैं, आप मार दो वो टैंक्स खत्म हो जाते हैं। एंटी टैंक्स जो गाइडेड मिसाइल्स हैं उनके ऊपर भी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कैनिस्टर बेस्ड लॉइटर एम्यूनिशन। इसमें होता क्या है, वैसे इसमें मिसाइल्स भी आ सकती हैं सरफेस टू सरफेस वाली, स्पेसिफिकली इसमें ड्रोन्स आते हैं। मतलब वो कैनिस्टर्स में होंगे, आप उसे लॉन्च कर दीजिए उस ड्रोन को, यहां पर एक टैंक है, वो ड्रोन उस टैंक के आसपास मंडराएगा और मौका देखते ही हिट करके उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। अब चूंकि वो आसमान में स्टे कर सकता है, रुक सकता है, इस लिहाज से वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये काफी लंबे समय तक जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है उसके ऊपर मूव करता रह सकता है और इसे काफी रिमोट एरिया से गाइड करके समय मिलने पर, मौका मिलने पर हमला किया जा सकता है। एक फायदा यह है कि बाद में आपको लगा कि हमला करने की आवश्यकता नहीं है तो आप इसे वापस बुला के रीयूज भी कर सकते हो। तो इस लिहाज से ये काम सिस्टम काफी खतरनाक हो जाएगा ना। जो लॉइटर एम्यूनिशंस होते हैं इनमें बेसिकली एक कैमरा लगा होता है, एकदम मान लीजिए एक ड्रोन है, वो एक जहाज के शेप में है, एक फाइटर जेट के शेप में है, तो उसके नोज पे वो कैमरा लगा होगा। ऑपरेटर देख सकता है कि टारगेट एरिया कौन सा है। इसके कुछ वेरिएंट्स होते हैं जिनको आप रिकवर भी कर सकते हो और यूज भी कर सकते हो अगर आपने स्ट्राइक नहीं किया तो। टॉप डाउन अटैक कैपेबिलिटी होती है। सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही होता है कि टैंक्स के ऊपर मंडरा सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर हिट कर सकते हैं। आर्मी चाहती है कि काम को हम डिप्लॉय करें डिजर्ट वाला जो एरिया है वेस्टर्न बॉर्डर पे यानी कि पाकिस्तान की तरफ, और हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज पर भी हम इसका इस्तेमाल करें नदर्न फ्रंटियर्स पे, जो चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा, चाइना की वजह से काफ़ी सिक्योरिटी थ्रेट फेस करता है, वहां पर भी हमें सिक्योरिटी इंश्योर करनी है।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन नेवी के इंडियनाइजेशन प्लान के बारे में है, 2015 से 30 के बीच में चल रहा है। इसके माध्यम से हम एफर्ट्स कर रहे हैं कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग है डिफेंस के सेक्टर की, हम उसे इंडिया में ही करें और डिफेंस के इंपोर्ट को कम करें। यहां पे हम इंडिजिनियसली डेवलप करना चाहते हैं अगले 15 सालों में डिफेंस इक्विपमेंट को। इसमें इन्वॉल्व है डीआरडीओ और कई सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज। फर्दर इस प्लान के माध्यम से 3 सेगमेंट पे फोकस किया जा रहा है, फ्लोट, मूव एंड फाइट। एक शिप की बात करते हैं। सबसे पहले तो वो फ्लोट करता है, यानी कि तैरता है। तैरने के लिए कई सारे मैकेनाइज्ड आइटम्स चाहिए होते हैं, उसका हार्डवेयर चाहिए होता है, उसका एक पूरा स्ट्रक्चर चाहिए होता है, कुछ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट चाहिए होते हैं जो उसको फ्लोट करवाते हैं। दूसरा मूव करवाने के लिए हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोपल्शन सिस्टम, और फाइट वहां पर हमें चाहिए सेंसर्स एंड वेपन्स। तो ये 3 सेगमेंट हो सकते हैं किसी भी, अगर हम फ्रिगेट की या फिर कॉर्वेट की बात करते हैं तब। हमें अभी तक नेवी ने अचीव कर लिया है 90% इंडिजिनाइजेशन फ्लोट में, यानी कि जो एक शिप तैरता है उसमें जो इंजीनियरिंग आइटम रिक्वायर्ड होते हैं या फिजिकल आइटम रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें हमने 90% चीजों को इंडिजिनियसली डेवलप कर लिया है। दूसरी कैटेगरी आती है मूव की, यानी कि प्रोपल्शन सिस्टम की, और तीसरी फाइट यानी कि वेपन और सेंसर्स की। तो मूव वाले सेगमेंट में हमने 60% इंडिजिनाइजेशन अचीव किया है, और फाइट यानी कि वेपन्स एंड सेंसर्स में अभी भी हम 30% पे अटके हुए हैं। हमें चाहिए कुछ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज, जैसे कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जो बिना हवा के भी फ्यूल को जला सके लंबे समय तक, सबमरीन्स में बेसिकली, और सरफेस टू एयर मिसाइल्स। हमें एविएशन रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना है। जो INIP है, इसमें हम 3400 आइटम्स को अभी तक इंडिजिनाइज कर चुके हैं। 2000 मशीनरी, इलेक्ट्रिकल स्पेयर्स और 1000 एविएशन स्पेयर्स, 250 वेपन स्पेयर्स, इन सभी चीजों को हमने धीमे धीमे इंडिया में डेवलप करना शुरू कर दिया है। 4 इन हाउस इंडिजिनियस कमिटीज भी बनाई गई हैं जो नेवल एयरक्राफ्ट और उनके स्पेयर्स कैसे भारत में बनाए जाएं उस पर फोकस करेंगी। डीआरडीओ कोशिश कर रहा है प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर कि हम अपनी टाइमलाइन को और कम में कंप्लीट कर लें। नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NIIO 2020 में बनाया गया। यह कोशिश कर रहा है कि इंडियन नेवी की जो कैपेबिलिटी है, एकेडमिया और इंडस्ट्रीज को सब एक साथ लेकर आए और इंडिया को डिफेंस के सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनाया जाए। आर्टिकल NCX इंडिया के बारे में है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके ऊपर दारोमदार है भारत की सिक्योरिटी को इंश्योर करने का। उसका जो सेक्रेटेरिएट है यानी कि सचिवालय, उसने हाल ही में एक रिस्पॉन्स एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया। दैट वाज NCX इंडिया। फुल फॉर्म है नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। इसे किसने कंडक्ट किया, मैंने पहले ही बता दिया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। यहां पर उन्हें साथ मिला डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का, यानी कि DSCI का, जो कि नॉलेज पार्टनर के रूप में NSCS के साथ जुड़े रहे। फर्दर इस पूरी एक्सरसाइज को DRDO का भी सपोर्ट मिला। क्या होगा इस एक्सरसाइज में? देखिए, साइबर डोमेन दिन ब दिन वल्नरेबल होता जा रहा है। साइबर थ्रेट्स भी रहते हैं, साइट्स का हैक हो जाना, डेटा का चोरी हो जाना। इन दैट केस जो भी लोग इस क्रिटिकल साइबर सेगमेंट में इन्वॉल्व हैं, उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग का होना बहुत जरूरी है। इस एक्सरसाइज के माध्यम से सीनियर मैनेजमेंट और टेक्निकल पर्सनल को ट्रेन किया जाएगा, जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकते हैं और क्रिटिकल सेक्टर में भी हो सकते हैं। क्रिटिकल सेक्टर में केमिकल सेक्टर या फिर कोई भी ऐसा सेक्टर आ सकता है जो ज्यादा वल्नरेबल और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो। और जो एजेंसीज हैं जो कंटेम्प्रेरी साइबर थ्रेट्स फेस कर सकते हैं, उन्हें सिखाया जाएगा कि वो साइबर इंसिडेंट्स को कैसे हैंडल करें और उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करें। जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उन्हें कई सारे की साइबर सिक्योरिटी एरियाज के बारे में जानकारी दी जाएगी, जैसे कि इंट्रूजन डिटेक्शन टेक्निक, कोई हमला हुआ है उसकी जानकारी आप कैसे करेंगे, मालवेयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानकारी देना ताकि पता चल जाए कि जो मालवेयर्स हैं वो कब और कैसे हिट कर सकते हैं, वल्नरेबिलिटी अगर हो गई है तो उसकी हैंडलिंग कैसे की जाए, और पेनिट्रेशन को कैसे टेस्ट किया जाए कि खतरा है वो कितना गहरा है, नेटवर्क प्रोटोकॉल, डेटा फ्लो, इन सभी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। सिग्निफिकेंस ये होगी कि इससे जो लीडर्स हैं जो इस पूरे सेगमेंट को, डोमेन को हैंडल कर रहे हैं, वो साइबर थ्रेट्स को और अच्छी तरीके से समझेंगे, प्रॉपर तरीके से तैयार रहेंगे और स्किल्ड होंगे ऐसे थ्रेट्स को हैंडल करने को लेकर। बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। ये 3 टियर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है जो भारत की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठाता है। उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनर्जी और सिक्योरिटी सभी प्रकार के स्ट्रेटेजिक कंसर्न के इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं वो NSC को प्रिसाइड करते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर के प्राइमरी एडवाइजर भी होते हैं। ये काफी फेमस हैं जो वर्तमान में हैं, आप इनका नाम जानते हैं, अजीत डोवाल जी। इस संस्था को 1998 में बनाया गया था ताकि सभी प्रकार के डोमेन की नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। तो आर्टिकल स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म के बारे में है। हाल ही में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने US के प्रेसिडेंट से ये बोला कि आप रशिया को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म क्यों नहीं डेजिग्नेट कर देते।
रशिया तो इतनी गलत गलत काम कर रहा है। इसी रेफरेंस में स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म ये शब्दावली न्यूज में आई। ये बेसिकली एक डेजिग्नेशन होता है जिसे यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा दिया जाता है। देखिए, अमेरिका में जो मंत्री होते हैं ना, मिनिस्टर, उनको सेक्रेटरी कहा जाता है। हमारे यहाँ तो ब्यूरोक्रेट्स को बोलते हैं। तो वहाँ के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं वो भारत के विदेश मंत्री के एक्विवेलेंट होते हैं। तो वो किसी भी कंट्री को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का डेजिग्नेशन दे देते हैं अगर वो बहुत लंबे समय तक इंटरनेशनल टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा हो किसी भी रूप में। 4 कैटेगरीज में जो भी सैंक्शंस हैं उस कंट्री के ऊपर प्लेस किए जाते हैं आफ्टर दिस डेजिग्नेशन। पहले तो उन्हें कोई भी फॉरेन असिस्टेंस यूएस की ओर से नहीं मिलता। दूसरा, उनके डिफेंस एक्सपोर्ट को बंद कर दिया जाता है, यूएसए उनको कुछ भी नहीं बेचेगा। तीसरा, उनके किसी भी ऐसे आइटम के एक्सपोर्ट को भी रोक दिया जाता है जो डुअल यूज में हो सकते हैं, मतलब कोई केमिकल ऐसा भी जिससे वेपन बनाया जा सकता हो। फर्दर कुछ फाइनेंशियल और बाकी के रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाते हैं। जो सैंक्शंस होते हैं वो उन देशों के ऊपर भी लगाए जा सकते हैं जो उस कंट्री के साथ कोई ट्रेड करता हो। अभी तक कौन से देश हैं जो इस लिस्ट में हैं? 4 देशों को यूएसए ने स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की कैटेगरी में डाला है। 2000 सीरिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। क्या किसी कंट्री को इस लिस्ट से बाहर भी किया जा सकता है? ऑब्वियसली किया जा सकता है। लिस्ट में जा भी सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। फर्स्ट आर्टिकल आईएनएस वगशीर के बारे में है। हाल ही में डिफेंस सेक्रेटरी ने आईएनएस वगशीर को लॉन्च किया है। ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स जो हम डेवलप कर रहे हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत, उसमें आखिरी वाला है। चूंकि अभी से लॉन्च किया गया है तो कुछ समय तक चलेंगे सी ट्रायल्स। 12 से 18 महीनों का समय लगेगा बेसिकली सी ट्रायल्स में। उसके बाद हम इसे इंडियन नेवी को सौंप देंगे। जो आईएनएस वगशीर है ये 6ठी सबमरीन है प्रोजेक्ट 75 के तहत। 6 बनाई जानी थी और ये 6ठी वाली है। मेजरगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इसे तैयार कर रहा है, फ्रांस का जो नेवल ग्रुप है उसकी कोलैबोरेशन के साथ। इसे नाम दिया गया है एक सैंड फिश के नाम पे, जो कि डीप सी प्रेडेटर है, शिकारी मछली होती है, समंदर की गहराइयों में पाई जाती है इंडियन ओशन के रीजन में। तो ये तो इसके नाम का एक कारण है। एक दूसरा कारण भी है, बेसिकली हमने रशिया से जो पहली सबमरीन खरीदी थी उसका नाम वगशीर ही था। 1974 में उसे कमीशन किया गया था। 1997 तक इसने इंडिया को सर्विसेज दी थी। तो चूंकि वो रशिया से खरीदी जाने वाली पहली सबमरीन थी तो उसी के नाम पर हमने इसका नाम भी आईएनएस वगशीर ही रखा है। फीचर्स की बात करो तो ये 20 नॉट की स्पीड ले सकता है जब ये पानी के भीतर हो, सबमर्ज्ड हो, और 11 नॉट्स की स्पीड जब ये सरफेस पे हो। डीजल अटैक सबमरीन है। हम इससे ऑफेंसिव फंक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं। एडवर्सरी को वॉरफेयर की कंडीशन में ये सी डिनायल और एक्सेस डिनायल में कैपेबल है। सी डिनायल और एक्सेस डिनायल का मतलब सिंपली यही होता है कि समंदर का वो एरिया जो आपके डोमेन में है उसे आप एनिमी कंट्री को इस्तेमाल ही नहीं करने देते। मतलब उसको पता होगा कि अगर आप वहां पे आएंगे तो आपको थ्रेट हो जाएगा या आप डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। तो ऑफेंसिव ऑपरेशंस में जैसे कि एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्विलांस, इन सब में भी हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। C303 एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम भी इसमें इंस्टॉल किया गया है। ये एक बार में 18 टॉर्पीडोज कैरी कर सकता है या एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल्स कैरी कर सकता है। अगर आपको 18 टॉर्पीडो नहीं लगाने हैं तो आप 30 माइंस इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं टॉर्पीडो की जगह पे। सुपीरियर स्टेल्थ फीचर है। सबमरीन की सबसे खास बात यही होती है कि पता न चले कि सबमरीन है, नहीं तो अटैक कर दी जाएगी। तो स्टेल्थ फीचर बहुत ज़रूरी होता है कि वो छुप के रह सकती है कि नहीं। एडवांस अकॉस्टिक एब्जॉर्प्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, मतलब ये आवाज़ नहीं करेगी। रेडिएटेड नॉइज लेवल भी बहुत कम है। हाइड्रोडायनेमिकली ऑप्टिमाइज किया गया है इसके शेप को कि जब ये चले तो पानी की आवाज़ भी ना आए। और इसकी एबिलिटी है कि प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स को इस्तेमाल करके अपने टारगेट को हिट कर सकता है। अंडर प्रोजेक्ट 75 जो 6 बनाए जा रहे हैं उनमें से आईएनएस कलवारी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज और आईएनएस वेला ये तो कमीशन किए जा चुके हैं। और जो आईएनएस वगीर है वो सी ट्रायल्स पे है और आईएनएस वगशीर भी अब सी ट्रायल पे चला जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सरमात इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में है। रशिया ने भी हाल ही में से सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर हमला करने में सक्षम है। ये रशियन लिक्विड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो न्यूक्लियर वेपन्स ले जा सकती है। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है, MIRV। देखिए MIRV की शुरुआत तो जब कोल्ड वॉर का समय चल रहा था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट चलता था तब का है। उस समय होता यह था कि एक बैलिस्टिक मिसाइल एक वॉरहेड लेकर जाती थी। तो फिर यूएसए ने क्या किया कि यूएसए के ये जो कैपेसिटी थी कि वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हिट कर सकते थे, उसे काउंटर करने के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम डेवलप कर दिया डिफेंस के लिए। अब इससे यूएसएसआर को टेंशन हुई कि अब तो यूएसए
काउंटर कर सकता है या इंटरसेप्ट कर सकता है बैलिस्टिक मिसाइल्स को। तो उन्होंने तैयारी करी कि क्यों ना ऐसा किया जाए। अब अगर आप चाहते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जाए तो आप कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ कई सारे वॉरहेड्स एक साथ मारे। अब इतनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को बनाने में खर्चा बहुत आएगा ना, तो प्लान ये बनाया गया कि एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल बनाते हैं जो एक बार में कई सारे वॉरहेड ले जा सके। मतलब बैलिस्टिक मिसाइल एक ही है लेकिन वॉरहेड वो 3 ले जा रही है, बाद में वॉरहेड के 5 और 10 हो गए। तो ये पूरा एरा था MIRV का। इसको बोलते हैं री एंट्री व्हीकल। री एंट्री व्हीकल इसलिए बोलते हैं बिकॉज बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके एक ट्रेजेक्ट्री अवेल करता है जहां पे वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाता है और फिर वो अगेन एटमॉस्फेयर में री एंट्री करता है। दैट्स वाई यहाँ पे री एंट्री वर्ड इस्तेमाल किया गया। री एंट्री का मतलब ये नहीं है कि वापस से इसे बुला लिया जाएगा जो होस्ट कंट्री है उसके द्वारा। यहाँ पे जब ये एटमॉस्फेयर में री एंट्री करता है दैट्स वाई इसे री एंट्री व्हीकल बोलते हैं। जो रशिया ने अभी बनाया है उसमें वो 10 से ज्यादा वॉरहेड ले जाने में कैपेबल है। ठीक है, रशिया का ऐसा कहना है कि लॉन्गेस्ट रेंज का डिस्ट्रक्शन कर सकता है टारगेट्स का पूरी दुनिया में। जो सरमात है इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी एल्यूट कर सकता है, सरपास कर सकता है। बिकॉज जब ये अपने वॉरहेड्स छोड़ते हैं तो कुछ डमी वॉरहेड्स होते हैं और कुछ ओरिजिनल वॉरहेड्स होते हैं। अब इसमें पता नहीं चलता कौन सा डमी है कौन सा ओरिजिनल है, तो अक्सर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता और कुछ ना कुछ वॉरहेड्स तो गिर ही जाएंगे। शॉर्ट इनिशियल बूस्ट फेज है, बहुत ही जल्दी बूस्ट मिल जाएगा, तो डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा किसी भी एनिमी कंट्री के सर्विलांस सिस्टम के लिए। जो इसका नाम है सरमात, वो बेसिकली एक नोमैडिक सर्मेतियन ट्राइब के नाम पे दिया गया है जो 6वीं से 6 to 4 सेंचुरी BC के बीच में हुआ करती थी। वर्तमान में जो यूक्रेन, कजाकिस्तान, रशिया का एरिया है वहां पर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डेफ कनेक्ट 2.0 या 2.0 के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाल ही में इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी कि IDEX प्राइम और 6 डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया। ये सभी इनिशिएटिव्स लिए गए डेफ कनेक्ट 2.0 के दौरान। डेफ कनेक्ट 2.0 की बात करें तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया IDEX के द्वारा, फुल फॉर्म है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, DO के द्वारा यानी कि डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया अंडर द AIGSOP यानी कि इनके अंडर में, दैट इज DDP, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत ये बॉडी काम करती है इन्हीं के अंडर में। कुल मिलाकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये पूरा इनिशिएटिव रहा। पर्पज ये है कि हम स्टार्टअप्स को, बड़ी कंपनीज को, आर्म फोर्स पर्सनल्स को एक साथ लेकर आए ताकि हमारे देश में ही इनोवेशन हो डिफेंस के सेक्टर में और हम डिफेंस को लेकर सेल्फ रिलायंट बन पाए। कुछ इनिशिएटिव्स जो लॉन्च किए गए, पहला तो ये IDEX प्राइम जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। इसमें अगर कोई ऐसी एंटिटी है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत पैसा चाहिए, लाइक 1.5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का अमाउंट चाहिए किसी डिफेंस स्टार्टअप को, तो उसे इसके तहत पैसे दिए जाएंगे, फंड किया जाएगा। डिस्क 6 डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, इस चैलेंज के तहत हम कोशिश करेंगे कि सभी स्टेक होल्डर्स एक साथ लेकर आए, इनोवेशन दिखाएं कि हम कैसे जो डिफेंस टेक का फील्ड है उसमें सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं। डिफेंस और एरोस्पेस दोनों को ही फोकस में रखा गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्रह्मोस के बारे में है। ब्रह्मोस का एक एंटी शिप वर्जन अभी हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया। ब्रह्मोस जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसे इंडियन नेवी और अंडमान एंड निकोबार कमांड के द्वारा मिलकर टेस्ट फायर किया गया है। ब्रह्मोस के बारे में बात करें तो ये एक ज्वाइंट वेंचर है जिसे इंडिया की ओर से DRDO और रशिया की ओर से NPOM ने डेवलप किया है। ब्रह्मोस 2 नदियों के नाम का एक मिक्सचर है, ब्रह्मपुत्रा और मोस्कवा, दोनों को शॉर्टन करके ब्रह्मोस बनाया गया है। 2 स्टेजेस पर इसमें फ्यूल होता है, एक होता है सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन और दूसरा होता है लिक्विड रैमजेट। ये दोनों इसे फ्यूल करते हैं। फर्दर मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, लैंड, एयर, सी सभी जगहों से इसे लॉन्च किया जा सकता है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट करता है। दिन रात और किसी भी वेदर कंडीशन में ब्रह्मोस काम करने में कैपेबल है और सिक्योरिटी इंश्योर करता है। फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मतलब आपको लंबे समय तक इसे गाइड नहीं करना होगा। आपने इसे लॉन्च कर दिया, इसके बाद ये अपने टारगेट को जाके हिट करेगा। इससे होता क्या है कि सोर्स पता कर पाना मुश्किल होता है कि कहां से मिसाइल आ रही है। फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है जो वर्तमान में इंडिया ऑपरेशंस में लेता है। इसकी स्पीड मैक 2.8 की है, रफली साउंड की स्पीड का 3 गुना। इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली कुछ समय पहले इसका जो टेस्ट फायर है वो सुखोई फाइटर जेट से किया था। हाल ही में इसे इंडियन नेवी ने भी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया, इसका जो एडवांस वर्जन है। अब यहां पर देखिए MTCR में इंडिया की एंट्री हो चुकी है 2016 में, इसीलिए इस प्रकार की मिसाइल्स की रेंज हम बढ़ा सकते हैं। प्लान है कि इसकी रेंज अभी हम 450 किलोमीटर की करेंगे और फिर इसे बढ़ा के 600 किलोमीटर की रेंज तक ले जाया जाएगा। इनिशियली जो इसकी रेंज है वो 290 किलोमीटर की हुआ करती थी, जबकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। बिकॉज हम MTCR का पार्ट नहीं थे तो हम इसकी रेंज को 300 के ऊपर नहीं ले जा सकते थे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल शॉर्ट इन के बारे में है।
सर्ट ने अभी सभी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज को कहा है कि वो मैंडेटरली किसी भी साइबर सिक्योरिटी ब्रीच को रिपोर्ट करें विद इन 6 आवर्स, ताकि वो देख सकें कि ये ब्रीच कितनी थ्रेटफुल थी। सर्ट इनको 2004 में स्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एम्बिट में। सर्ट इन एक नेशनल नोडल एजेंसी की तरह वर्क करता है जो भारत में कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को इंश्योर करता है। सर्ट इन है वो इंडियन साइबर कम्युनिटी के डोमेन में जो भी थ्रेट्स आते हैं उन्हें ओवरसी करता है। फर्दर ये एक नेशनल एजेंसी की तरह काम करता है जिसके पास है कई सारे काम, और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के तहत अपने काम करता है। इनके पास जिम्मेदारी है कोई भी साइबर इंसिडेंट हो उसे उसका डेटा कलेक्ट करना, एनालाइज करना और डिसेमिनेट करना। ये साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को फोरकास्ट और अलर्ट करते हैं कि खतरा है, इमरजेंसी मेजर्स ऑप्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं सभी रिस्पांस एक्टिविटीज के लिए जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसके लिए, गाइडलाइंस, एडवाइजरीज और वल्नरेबिलिटी नोट्स भी जारी करते हैं। सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस कैसी हो, प्रोसीजर्स, प्रिवेंशन, रिस्पांस ये कैसा हो, रिपोर्टिंग वगैरह कैसी हो, इसके बारे में बताते हैं। और कोई भी ऐसा काम जो इन्हें कहा जाए करने को साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, वो ये करते हैं। अगला आर्टिकल है हमारा विलेज डिफेंस ग्रुप इन जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। अभी हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस ग्रुप को फॉर्म करने की परमिशन दे दी है। अब यहाँ पर जो भी मेंबर होंगे इस ग्रुप के, वो विलेज डिफेंस गार्ड के तौर पे जाने जाएंगे और वो फंक्शन करेंगे डायरेक्टली आपके एसपी और एसएसपी के अंडर। अब पहले इन्हें विलेज डिफेंस कमेटी के नाम से जाना जाता था। जब जम्मू कश्मीर में 1990 के दशक में मिलिटेंसी आपकी पीक पे थी, उस समय ये जो विलेज डिफेंस कमेटीज थी ये लगभग 4000 के आसपास थी, और इनका काम ये था कि ये गवर्नमेंट की हेल्प करती थी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में, गांव लेवल पे आपकी चौकसी बरतने में कहीं ना कहीं काम करती थी, और साथ के साथ गांव में पीस के मेंटेनेंस में भी काम करती थी। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।